अब दो संज्ञा सूत्रों को पढ़ेंगे। पहले एक विधि सूत्र में लगने में उपयोगी है। इन दो संज्ञाओं के बिना उस सूत्र को पढ़ नहीं सकेंगे, इसलिए पहले दो संज्ञा सूत्र आएगा। उपसर्गा क्रिया योगे भुवाद्यो धातव, उसके बाद उपसर्गा धृति धातु, उसे उपसर्ग भी है धातु शब्द भी है, इसलिए दोनों संज्ञाओं को पहले पढ़ना पड़ेगा। उपसर्गा क्रिया योगे, दो पद का सूत्र है, दोनों ही प्रथमागे बहुवचनांत नहीं, पहला दोनों प्रथमाग नहीं है, गलत बोल। उपसर्गा प्रथमा का बहुवचन है और क्रिया योगे सप्तमी का एक वचन। प्रथमा का बहुवचन और सप्तमी का एक वचन, दो पद का। प्रादेह क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यो, इससे पहले एक प्रादेह सूत्र है, वहां से प्रादेह का अनुवृत्ति आ गया। प्रादि एक गण विशेष का नाम है। प्र पर आप समझ बताएंगे 22 शब्दों के गण हैं प्रादेह। उन प्रादि जो गण में पठित 22 शब्द हैं, उन शब्द स्वरूपों को क्रिया का योग होने पर उपसर्ग संज्ञा होता है, उनका नाम पड़ता है उपसर्ग। कौन है वो प्रादि 22? प्राप समानो निर्दोषुर्वीयांगनी अधिअप्यतिसु तभी प्रति परिउपा एते प्रादयः, ये वो 22। और वेदों में लेकिन 20 ही गिना है स्वर प्रकरणों में। इनका भी स्वर निर्णित है, कौन सा उदात्त है, कौन सा अनुदात्त है, कौन से स्वरित होते हैं, सब निर्णय दिया हुआ है। वेद में पाठ में जरूरी है ना, इसलिए। और उन्होंने क्या किया, दुस दुर दो को नहीं लिया। दुस कहने से भी दुर बन जाएगा, स को रू कर दो दुर हो जाएगा। निस रखो, स को रू कर तो निर हो जाएगा। इसीलिए दो दो जरूरत नहीं है, दुस दुर निस निर, किंतु एक एक से काम चलेगा, दुस निस ऐसे कह करके वेदों में 20 ही माना गया है। और यहाँ लेकिन जो 22 मान रहे प्रक्रिया दृष्टिकोण से जरूरत है 22, अलग अलग मानना भी जरूरी है। क्योंकि र को हम ल कर सकते हैं, लेकिन दुस के सकार को रू करूंगा तो उस रू को ल नहीं कर सकते। निरयते निलयते बन जाता है, र को ल भी हो जाता है। लेकिन स को मैं रू करूंगा वो रू आसिक ल हो नहीं सकता। अतोल रांत से सूत्र है, र को लो करे तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि रू असिद्ध है, र दिखेगा ही नहीं, तो र को लो कैसे करूंगा। इसीलिए प्रक्रिया दृष्टिकोण से दुस दुर निस निर ये 4 जरूरतें पूरा अलग अलग, दो दो। वेद दृष्टिया वाले जरूरत नहीं है, वहां 20 से काम चलता है, यहां 22 से काम चलता है। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उपा एते प्राद, ये 22। इनमें आंग की भी एक विलक्षण महिमा है जो आकर बताएंगे। केवल आ और आंग में अंतर है। केवल आ एक है, उसमें ग नहीं होता, और एक आंग है, ये ग चला जाएगा, इत संज्ञा होगा, उपदेश है ना। धातु सूत्र गण होना आदि, गण भी क्या है, उपदेश है, गण है, प्रादि गण, गण भी उपदेश में आया। उपदेश के अंत्य हल को करना है, तो इतो के चला जाएगा, इंगित कहा जाएगा उस आकार को, इंगित आ। और एक ऐसा है जो अंगित है, इंगित नहीं है। कब क्या लेना कैसे लेना जब आएगा प्रकरण तभी बताऊं, अभी इतना दिमाग में डाल दिया इंग क्यों, तो फर्क दिखा। एते प्रादय, इन प्रादियों का क्रिया का योग होने पर, क्रिया में अस्ति भवती करोति, कुछ भी कोई ना कोई क्रिया होना चाहिए। क्रिया के साथ जब इनका संबंध मानोगे तो इनका उपसर्ग संज्ञा होगा। जब इनका क्रिया के साथ संबंध नहीं मानो, क्योंकि आपने देखा
शब्द हमारे पास 4 प्रकार। नाम आख्यात उपसर्ग निपात। आख्यात क्रियावाचक को कहते हैं। आख्यात में क्रियावाचक उसके साथ संबंध हो तो उपसर्ग संज्ञा होगा, और नाम के साथ संबंध हो तो, जैसे प्रहलाद प्रवादी है, आदमी का नाम है, भगत का नाम है ना। लोग प्रहलाद शास्त्री घूम रहे हैं, कई लोग आज भी नाम रखते बच्चों का नाम प्रहलाद। अब यहां जो प्रज्ञा है क्रिया का योग नहीं है, इसको लाद क्रियावाचक शब्द नहीं है यहां। ऐसी स्थिति में इस प्र को उपसर्ग संज्ञा नहीं होगा, निपात संज्ञा होगा, अव्यय संज्ञा होगा, समास होगा। और गति संज्ञा भी कर सकते हैं, लेकिन गति संज्ञा भी क्रिया के योग में होकर समास करना है तो, लेकिन यहां गति संज्ञा इसलिए प्रहलाद में नहीं होगा। उपसर्ग संज्ञा का काम अलग है, गति संज्ञा का फल समास है, उसका अलग फल। निपात संज्ञा का फल हो जाता है अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा होकर के अव्यय भाव समास भी हम कर सकता हूं। फल सबका अपना अलग अलग है। प्रगृह संज्ञा भी हो जाता है, निपात एकाच निपात अनाम, एकाच निपात होते हैं। जैसे प्र एक ही अच्छा है, निपात संज्ञा भी इसका हो जाएगा तो इसका प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। प्रगृह संज्ञा होने से जहां का सौंदर्य प्राप्त होता है वहां चाहे आप प्रकृति भी कर सकते हैं। तो अलग अलग फल है इसका। आप जैसे जब पढ़ेंगे आपके सामने खुलते जाएगा एक एक संज्ञाओं का कितना अलग अलग प्रकार का फल। एक ही शब्द अनेक संज्ञा होते हैं और सबका अलग अलग फल होगा। वर्तमान में हम केवल इसकी उपसर्ग संज्ञा जानते हैं, उसी का हम फल को देखेंगे। प्राय क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा सिहो, इसके संबंधित श्लोक को आप बहुत पहले लिख चुके हो। धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते तमेव विशिनष्ट्यन्यत् उपसर्ग गतिस्त्रिधा, लिखा था ना, इत्युपसर्ग गतिस्त्रिधा। पहला ही दिन लिखाया था, विधाय निधाय इत्यादियों के लिए पहले है। उसको तो कहते धात्वर्थम बाधते कश्चित, वो तो दो अलग अलग वाक्य बना देते हैं, एक श्लोक में सारी बात आ गई है। उपसर्ग की पूरी महिमा है इसमें। धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते तमेव विशिनष्ट्यन्यद् इत्युपसर्ग गतिस्त्रिधा, लिखा है हमारे नोट्स में भी लिखा है, जिसको आप लोगों ने ले जाके लिखा, देखिए लिख लीजिए। भूवादयो धातवः, भूवादयो धातवः, भूवादयो धातवः, दोनों ही प्रथमा के बहुवचन है। यहां पर दो पद है, दोनों ही प्रथमा। भूवादयः प्रथमा का बहुवचन, धातवः ये प्रथमा का बहुवचन। यहां थोड़ा अर्थ को समझना है। धातु का लक्षण लिखाने से पहले बताना चाहता हूं। भूश्च वाश्च इति भुवौ, भुवौ आदिश्च, आदिश्च इति आदि, भुवौ आदि येषां ते भूवादयः। ते कहूंगा तो बहुवचन, फिर भूवादय, नहीं तो सा कह दो तो सा भूवादि, एक वचन होगा। एक वचन है, ये बहुवचन। ते कहने से बहुवचन है, सा कह दूंगा तो एक वचन होगा, विग्रह वाक्य करने के ऊपर। फिर यहाँ येषाम नहीं कहूंगा, येषाम बहुवचन के हिसाब से कह दिया, येषाम ते। यहाँ कहूंगा ये सा। अब आप धातु पाठ को कभी देखे हों या कभी देखेंगे तो है? उस पुस्तक में पहले आता है भू,
सत्तायाम वा गतिगंधनयोः एध वृद्धौ। इस प्रकार से 2000 धातुओं का पाठ। अब इस भू और इस वा का ही अनुकरण, भूश्च वाश्च, भूश्च वाश्च, वो के दो ले लिया। इस आदि और उस आदि का, दोनों आदि शब्दों का अर्थ में फर्क। इस आदि का अर्थ है इत्यादि जो बोलते हैं और आगे और आगे, इससे आगे इससे आगे इससे आगे इससे आगे बोलते हैं ना, उसको कहा जाता है प्रकार। व्याकरण में उसको क्या कहते हैं? प्रकार। इस आदि शब्द का अर्थ इसलिए है प्रकार, नहीं इसको कहते प्रवृत्ति बोलते, प्रकार प्रवृत्ति, इससे आगे प्रवृत्ति बोलते हैं। और इस आदि का अर्थ लेंगे प्रकार। पहले वाला आदि का अर्थ प्रवृत्ति हो जाएगा, दूसरा वाला आदि का अर्थ है प्रकार। भू प्रवृत्ति वा प्रकारो ये शाम। भू इत्यादियों का वा जैसा हो तो, वा जैसा हो तो उनका धातु संज्ञा। भू इत्यादियों का वा जैसा हो तो, वा जैसा मतलब क्रियावाचक हो तो, यहाँ वा विकल्पवाचक नहीं है, यहाँ वा गति गंधनयो हो। भू यहाँ धरतीवाचक नहीं है, सत्तावाचक है। इसीलिए इसका अर्थ क्या करूंगा, विकल्प धातुत्व का लक्षण क्या है? धातुत्वम, धातु, इसका लक्षण बता रहा हूं। जैसे अभी तक पढ़ रहे थे ना, द्रव्य का लक्षण, गुण का लक्षण, रूप का लक्षण, अब धातु का लक्षण लिखिए। विकल्प अवाचकत्वे सति, विकल्प अवाचकत्वे सति, विकल्प अवाचकत्वे सति, भू धरणी नहीं है, धरती नहीं, अद्रव्यवाचकत्वे सति, क्रियावाचकत्वम धातुत्वम, क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। कहीं पर थोड़ा पाठभेद किया है, ऐसा भी लिखा है लोगों ने, विकल्प अवाचक, अवाचकत्व अद्रव्यवाचक, सत्यादि को चुन लिया, अद्रव्य वाचकत्व रूप, ऐसा जो सादृश्य विशिष्ट, यहां अंतर किया। क्रियावाचकत्व ये ज्यादा सही है, दूसरे में जो बता रहा हूं महाभाष्य के अनुकूल है। ये आरंभिक लोगों को समझाने के, नए बच्चों के लिए है और व्युत्पन्न लोगों के लिए है। द्रव्यवाचकत्व रूप सादृश्य विशिष्ट, क्रियावाचकत्व धातुत्व। समझना इसको, रटना इसको, समझना पहले वाले को आसान है, रटना दूसरे वाले को। विकल्पवाचकत्व अद्रव्यवाचकत्व रूप सादृश्य विशिष्ट, क्रियावाचकत्व धातुत्व लक्षण। क्योंकि भू शब्द सुनते ही ज्यादा लोगों के दिमाग में आएगा धरती, पृथ्वी, और वा का अर्थ सुनते ही विकल्प। क्यों वा? व्यवहार में तो हिंदी में ही बोल देते हैं, वाह मैंने विकल्प, इसलिए दोनों को काट दिया। विकल्प का वाचक ना हो, द्रव्य का वाचक ना हो, किंतु भू और वा, जो द्रव्यवाचक भू है, विकल्पवाचक जो वा है, उसके सदृश जो भू वा लिखा है कौन? पाणिनि ने जहां धातु पाठ में, उन भूवादियों का जो क्रियावाचक है उन्हें धातु पाठ, इसलिए सादृश्यता लिया। देखने में धरतीवाचक भू जैसे दिखता है, विकल्पवाचक वा जैसे दिखाई दे रहा है,
लेकिन वैसा नहीं है, सादृश्यता मात्र जरूर है। ऐसे भू वा आदि जो क्रियावाचकत्व न पाणिनि ने अपने धातु पाठ प्रयोग किया है, उन भूवादियों का धातु संज्ञा होता है। विकल्प अवाचकत्वे सति अद्रव्यवाचकत्वे सति क्रियावाचकत्व धातुत्व, सीधा साधा लक्षण। विकल्प को निषेध कर दिया आपने, वा का भू का द्रव्यवाचकत्व ने कहा, दोनों निषेध हो गया। अब रह गया क्रियावाचकत्व, बच गया उसमें। अब इसी बात को इन्होंने दूसरे ढंग से कह दिया, सादृश्यता को लेकर। एक क्रियावाचक भू भी है, एक द्रव्यवाचक भू भी है, विकल्पवाचक वा भी है, क्रियावाचक वा भी है। हमारे पास देखने में एक जैसे दिखते हैं, है ना। भू एक शब्द है, लेकिन वो क्रियावाचक भी है, द्रव्यवाचक भी है। वा भी एक शब्द है, वो क्रियावाचक भी है, विकल्पवाचक भी है। इसे विकल्पवाचक के सदृश दिखाई दे, किंतु क्रियावाचक है जो ऐसा वा द्रव्यवाचक जैसे दिखाई देता है, किंतु क्रियावाचक है जो ऐसा भू इत्यादि इस तरह के शब्द जितने भी हैं 2000, उन सभी का धातु संज्ञा होता है। ये भूवादेव धातु का अर्थ। अब देखिए पंक्ति घट जाए, क्रियावाची वादेव धातु संज्ञा स्युः। क्रियावाची जो वादी हैं उनका क्या होता है, धातु संज्ञा होता है। इस प्रकार दोनों संज्ञाओं को आपने समझा, उपसर्ग संज्ञा और धातु संज्ञा। इन दोनों संज्ञाओं का प्रयोग हम करने जा रहे हैं एक विधि सूत्र में। उपसर्गाधृति धातु, उपसर्गाधृति धातु। उपसर्गात पंचमी एक वचन, ऋति सप्तमी एक वचन, धातु सप्तमी एक वचन, 3 पदों से युक्त यह सूत्र है। पंचमी सप्तमी सप्तम सभी एक वचनार्थ। अवर्णांत उपसर्गाधिकारादो धातु परे पूर्व परे और रुद्रेकादेश प्रार्थति प्रधन रिच्छति धन रिच्छति। रिच्छगतो धातु है, प्र उपसर्ग, इसका उपसर्ग क्रिया योग है क्योंकि क्रियावाचक है। इस क्रिया का योग में इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग संज्ञा। और ये क्रियावाचक होने के नाते भुवायो धातु सूत्र से इसका धातु संज्ञा होगा। उपसर्ग और धातु का बीच में संहिता नित्य होती है। संहित पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तो साविवक्षाम अपेक्षते। बार बार आएगा, मैंने पहला दिन बोला था रट लो, अभी तक रटे नहीं। तो इसलिए ये हो गया उपसर्ग, ये है धातु। इन दोनों का बीच में संहिता नित्य होने के नाते परासन्निकर्ष संहिता सूत्र से यहाँ पहले संहिता संज्ञा किया जाएगा। पहले इनकी उपसर्ग संज्ञा ऋच्छति इत्याकार क्रिया योगे प्रत्यस्य उपसर्ग क्रिया योगे तेन सूत्रेण उपसर्ग संज्ञा क्रिया उपसर्ग संज्ञाया कृते सति ऋच्छति इत्यस्य च ऋच्छ इत्याकार शब्द रूप पानी धातु पाठे विशिष्टत्वात् तस्य भुवालो धातुवित्येन धातु संज्ञायां कृते सति। ऋच्छ एक शब्द है, वहां पाणिनीय धातु पाठे ऋच्छेत्याकार शब्दस्य गत्यर्थकस्य ऋच्छगतौ धातु गत्यर्थकस्य भुवादो धातौ इत्यनेन सूत्रेण धातु संज्ञायां कृते सति। भुवादो धातवः इत्यनेन संज्ञा सूत्रेण
धातु संज्ञायां कृते सति धातु उपसर्गयो मध्ये संहिताया नित्यत्वात् परासन्निकर्ष सहितेन संहिता संज्ञायां कृते अवर्णान्तस्य परस्य ऋकारस्य स्थाने पूर्वपर्योः अधिगुणः तत्कालस्य स्थानान्तरत विसूत्रते सहकारेण आद गुण इत्यनेन गुणे प्राप्ते। ठीक है, जब गुण प्राप्त हुआ तब क्या करेंगे आप? उपसर्गा धृति धातु अत्र अवर्णान्तस्य उपसंज्ञा सत्वात् ऋच्छति इत्यस्य च धातु संज्ञा सत्वात् आद गुण इत्यस्य बाधित्वा उपसर्गा धृति धातु इत्यनेन पूर्वपर्योस्तान वृद्धिरेकादेशे कृते वृद्धिरेकादेश कर्तव्य वृद्धिरादेश तप्रसत्कालस्य उरण् स्थानान्तरतमः उरण्ड्रपरः सूत्र चतुर्थ सहकारेण आर इत्यस्य वृद्धेः आदेशे कृते सति प्रआर्च्छति इत्यवस्थायाम् अज्जिनं व्यञ्जनं परिणति इत्यनेन न्यायेन वर्ण सम्मेलन कृते प्रार्च्छति इति रूपं सिद्धम्। अवर्णान्तात् उपसर्गात् अवर्णांत उपसर्ग प्र ऋकार आदि है धातु में, जिसका ऋकार आदि धातु रिच्छति रूप अवर्णांतात् उपसर्गात् ऋकादादो धातु परे वृद्धि पूर्वपर्यो स्थाने एकादेश स्यात्। अगर बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्याकरण का अच्छा जानकार महात्मा था, आगे मेरे से बोला महाराज उपसर्गात पंचमी ऋति सप्तमी, यहाँ तस्मिन् दृष्टि पूर्व से ऋति के अनुसार आना चाहिए। उपसर्गात पंचमी तस्मात् से आना चाहिए। उभय निर्देश पंचमी निर्देश बलियान लगना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी होना चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे पूछने आया हूँ। मैंने कहा होना चाहिए यही गलत है। हाँ नहीं जोड़ दे, नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या कारण है? हाँ, एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है। दोनों के स्थान में आदेश करना है। जब एक के स्थान में आदेश करना होगा तो परिभाषाएं आते हैं। यदि पूर्व मात्र करना है तस्मिन् दृष्टि पूर्वस्य, अगले उत्तर मात्र करनी है तस्मात् उत्तरस्य। केवल पूर्व में करना हो, केवल उत्तर में करना हो, तभी परिभाषाएं आते हैं। जहां दोनों के स्थान में करना हो वहां सूत्र वाले पंचमी सप्तमी रहेगा, लेकिन परिभाषाएं नहीं आ सकती। इसलिए कोई परिभाषा नहीं आना। कल कोई आपको चक्कर में डाले तो ध्यान रखना, यह एक पूर्व प्रयोग के अधिकार है। यह आर आदेश उभय स्थानिक है, दोनों के स्थान में बैठा है। केवल पूर्व स्थानिक भी नहीं, केवल परस्थानिक भी नहीं, उभय स्थान में बैठ रहा है। एक पूर्व परयो स्थाने वृद्धि संजक वर्णो एकादेश बार बार कहा वृद्धि एकादेश, ये ध्यान रखना। प्रार्थति अवर्णांत उपसर्ग 22 में से केवल 6 हैं आपके पास। अवर्णांत उपसर्ग जो है प्र परा प, तीनों के तीनों पहला ही है। अव उप और आ, जो अंग का आ बचता है वो भी अवर्णांत। प्र परा प आ अव उप, ये 6 अवर्णांत हैं आपके पास केवल। बाकी वर्णांत है, वर्णांत या हलन। प्र परा अप आ अव उप, उप भी अदंत है ना, अवर्णांत। ये 6 हैं। प्र परा अप आ अव उप। तो परूपात्मक कार्यों को आरंभ कर रहे हैं। वृद्धि कार्य समाप्त हो गया। परूपात्मक आदेशों का कार्य आप शुरू कर चुके हैं। परूप संधि एंगी पररूपम, एंगी 2 पद वाला सूत्र है।
एंगी सप्तमी का एक वचन, पररूपम प्रथमा का एक वचन, कुल मिला के 2 पद हैं। आत्पसर्गादेंगादो धातु परे पररूपम एकादेश। ये भी अवर्णांत उपसर्गों से ही कर रहा है। यहाँ भी उपसर्ग संज्ञा जरूरत है, धातु संज्ञा भी जरूरत है, क्योंकि एंगादि धातु से कर रहा है। इकारादि धातु से आपने देखा, अब एंगादो धातु कर दिया, माने एकारादि धातु, ओकारादि धातु। एकार आरंभ में हो ऐसा जो धातु, तो ओकार आरंभ में हो ऐसा जो धातु, उन धातुओं के परे रहते हुए उनके रूप, उन धातुओं का कोई न कोई रूप पर में रहेगा, उनके परे रहते हुए पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एक आदेश हो जाता है। दृष्टांत है प्राधन एजरी कंपने धातु, एजरी कंपने कंपने प्रेजते प्रतिष्ठ रूप में कंपता है, अधिक कांपता है हिंदी में। प्रेजते विद्या लगा प्राधन एजते, और से हाथ दिया अधिक कांपता है, जहां जैसा प्रकाश अर्थ दिया तो एजरी दीप्त ले लेना, कंपन देता है तो एजरी कंपने ले लेना। आद उपसर्गादेंगादो धातु, यहाँ भी पूर्वक कहिए प्रत्यय शब्द से एजत इत्याकार क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञायां कृते सति एजरी इति शब्दस्य पाणिनि धातौ पाठे कंपनार्थकस्य वायो धातुवित्यनेन धातु संज्ञायां कृते सति धातु उपसर्गयोः मध्ये संहितायाः नित्यत्वात् परः सन्निकर्ष सहितेन संहिता संज्ञायां कृते सति प्रादनेचते इत्यवस्थायां पूर्ववत् आदिमगुणः तप्रसत्कालस्य स्थाने अंतरतमः सूत्रत्रय सहकारेण आद्गुणः इत्यनेन गुणे प्राप्त तम बाधित्वा वृद्धिरादेश तप्रसत्कालस्य स्थानांतरतमः सूत्रत्रय सहकारेण वृद्धिरेचित्येन वृद्धि आदेशे प्राप्त। प्राप्त है ना, क्योंकि अवर्ण और अच्छे तो गुण प्राप्त था, अवर्ण और एच मानूंगा तो वृद्धि प्राप्त था, उन दोनों को बाधता। ठीक, तम भी बाधित्वा प्र उपसंज्ञा सत्वात् एजते इत्यस्य धातु संज्ञकत्वात् अत्र एंगि पर रूपम इत्यनेन सूत्रेण अवर्णान्तात् उपसर्गात् प्र इत्यस्मात् एंगादि एजते धातोः सत्वात् पूर्वपरयोः स्थाने एंगि पर रूपम इत्यनेन सूत्रेण परस्य यद्रूपम तस्यैव पुनः आदेशे कृते सति। पर कौन है ये, वही रूप में आदेश करना है। इसलिए यहाँ हिंदी पर रूपम के लिए वृद्धिरादेश तपसत काल से स्थानांतर सहायता की जरूरत नहीं है, किसकी भी सहायता की जरूरत, पर रूप आदेश करना। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, एक ने बहुत बड़ा न्यायिक थे, न्यायिक गुरु जी थे, वो हमसे पूछे परूपम का अर्थ क्या, किन गंगा यथा समुद्रवत भवती समुद्रम प्राप्त्वा तद्वत आकारो एकारम प्राप्त्वा एकारो भवती। जान बुझ के चक्कर में डाला से गंगा जी समुद्र को प्राप्त करके समुद्र प्राप्त कर जाती है कि आकार एकार में घुस करके एकार प्राप्त कर जाता है, क्यों ऐसा होता है ना, चक्कर में सब पड़ गया। क्यों एकादेश स्यात् बोला है, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए इन दोनों के जगह पर नया के बैठ रहा है, यहाँ ये उसमें जाके मिल थोड़ी रहा है, ये उसमें जाके मिल के उस रूप को प्राप्त नहीं कर रहा है। पर का जो रूप का मतलब पर सदृशम, पर सदृश जो वर्ण, पर वर्ण के सदृश वर्ण जो है वो इन दोनों के जगह पर एकादेश हो रहा है, ये उसमें नहीं घुस रहा है। एकादेश से आपका ध्यान दो,
कभी कभी खोपड़ी घुमा देते हैं लोग, लगता बिल्कुल सही बोल रहे जो बोल रहे हैं, लेकिन व्याकरण से विचार करेंगे तो बिल्कुल वो गलत लगेगा। पूर्व और पर इन दोनों वर्णों के जगह पर वर्ण के सदृश वर्ण आदेश करना है। इसमें परत्व रहेगा धर्म, इसमें पूर्वत्व धर्म है, और इस एक में क्या है, परत्व नहीं है, पर सादृश्यत्व विशिष्ट आदेशत्व, पर सादृश्यत्व विशिष्ट आदेशत्व रहेगा, स्थानित्व रहेगा। इसमें क्या है, परत्वात्मक स्थानित्व है या पूर्वत्वात्मक स्थानित्व है। इस अ में पूर्वत्वात्मक स्थानित्व रहेगा, स्थानीय है, और इस ए में परत्वात्मक स्थानित्व रहेगा। इस ए में क्या है, परस के सादृश्यता से विशिष्ट आदेशत्व रहेगा, बिल्कुल इससे अलग जाति वाला ही है। इस एकार में स्थानित्व जाति आ गया और इस एकार में आदेशत्व जाति आ गया, दोनों भिन्न धर्म वाले वस्तु है, एक जैसे दिखाई दे रहे, एक जैनी है तो एक बौद्ध, एक जैसे भी। इसलिए अब उसका अर्थ होता है प्रहल धन ये धन जते अजिन में संयोज्यम रे जते। इसी प्रकार उपोषति, उप धन ओषति, जब आत्मगुण की प्राप्ति होती तब स्थानांतरतम लेना पड़ता है, और जब द्रेक्षी की प्राप्ति होगी तब भी स्थानांतरतम लेंगे। जब एंगी पर लगाएंगे तो स्थानांतरतम की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर के सदृश में आदेश कर देना है, स्थान तो देखना ही नहीं, दोनों का स्थान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कोई मतलब नहीं है। पर वर्ण के सदृश वर्ण लेकर के उस आदेशत्व जाति को ढाल करके उसमें बिठा देना, ठीक है ना। इसलिए इसमें वैसे बोलेंगे उपा इत्यस्य शब्द से प्राजित्वात् उपसर्गः क्रिया संज्ञायां कृते सति ओषधित्य इत्यस्य पाणिनि धातु पाठसत्वात् क्रियावाचकत्वात् रुवाजो धातु इत्यनेन धातु संज्ञायां कृते सति धातु उपसर्गयोः मध्ये संहितायाः नित्यत्वात् परः समीकर संहिता इत्यनेन संहिता संज्ञायां कृते सति उप धन ओषधि इत्यनयोर मध्ये संधि कार्य कर्तव्ये तत्र प्रथमम् आदिगुणात् प्रसुत कालस्य स्थानान्तरतम सूत्रत्रय सहकारेण अवर्णाद् अच् परकत्वात् आद्गुणे इत्यनेन गुणे प्राप्ति तम बाधित्वा वृद्धिरादैच् तप्रस्वकालस्य स्थानान्तरतम सूत्रत्रय सहकारेण वृद्धिरेचित्यनेन अवर्णाद् एच् परकत्वात् वृद्धौ प्राप्तौ सत्यां तमेव बाधित्वा अस्य अवर्णान्तस्य उपसर्गत्वात् एजादिकस्य धातुत्वात् एंगि परूपमित्यनेन पररूप एकादेशे कार्य कर्तव्ये ओकारात्मक पर सादृशत्व विशिष्ट आदेशस्य अत्र आदेशे कृते सति उप धन ओ धन शति इत्यवस्थायाम् अज्जीनं व्यंजनं वरेण संयोज्यम् इत्यनेन न्यायेन वर्णसम्मेलने कृते उपोषति रूपम, ऐसे बोला जाएगा संस्कृत। प्रक्रिया ध्यान में हो, राम से लाइन से एक सूत्र को लगाते हो, सारे सूत्र बता रहे कहाँ क्या हो रहा है, कौन पहले आया उसको भगा दिया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। नहीं, वर्तमान हमारे 10वें राष्ट्रपति हैं, तो वैसे यहाँ भी कभी 9 बार बांधना पड़ता है, 10वें में जगह कार्य सिद्ध होता। अब तो 2 ही बार बाद के तीसरे में रूप सिद्ध होगा, बहुत आसान है, कोई लंबे काम पड़े नहीं है। अभी तरह का अभ्यास कर लीजिए, तब तो वो भी आ जाएगा, नहीं तो वहाँ कठिन हो जाएंगे।